मति सागर सुधी गुरु है हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। मनुष्य की बहुत बड़ी दुर्बलता है, समय बदलता है और उसका मन बदल जाता है। आपने शुरुआत में जितना अपने पिता को सम्मान दिया, वो सम्मान आप जवानी में देना भूल गए। बचपन में पिता भगवान लगता था, जवानी में लगने लगा कि बहुत कम पढ़े लिखे हैं, कुछ नहीं जानते। आज पिता नहीं है, फिर समय बदला तो फिर अच्छा लगता है, काश पिताजी के साथ रहने का फिर मौका मिलता। समय बदलता है, मन बदल जाता है। शादी से पहले जिससे शादी होनी थी, उसके पहले शादी से पहले मन उसको देख के सुन के बल्लियों उछलता था। कितना उछलता था, अरे मेरी उससे शादी हो रही। पर्स खोलते थे तो बड़ी स्टाइल से कि जिसमें पर्स के अंदर उसका फोटो दुनिया के लोग देख सकें। वैसे तो पैसा नहीं रखते थे पर्स में, लेकिन जब शादी तय हो गई उसके बाद पैसे लेने देने के बहाने पर्स का फोटो दिखाया जाता था दूसरे को, और दूसरा अचानक दृष्टि जाना स्वाभाविक है। दृष्टि जाती थी तो बोलते हाँ इनसे मेरी संबंध तय हुआ है। अरे चैन साहब आप तो बहुत बढ़िया, जबरदस्त। और शादी के बाद एक समय गुजरा और मन बदल गया। बहुत अच्छी बात। जेल में थे, समय खराब चल रहा था तो मंदिर बहुत याद आता था। बाहर छूटूंगा, भगवान की पूजा करूंगा, एक विधान करूंगा, एक बढ़िया अच्छी प्रभावना करूंगा, परिक्रमा लगाऊंगा, सब करूंगा। हमेशा के लिए छुट्टी हो गई तो मन बदल गया। अब बोलो मंदिर चले जाओ, अरे चले जाएंगे, काहे की जल्दी है। हमारे साथ हुआ अभी 15 दिन पहले की बात है। एक सज्जन आए, बोले महाराज जी 4थी स्टेज का कैंसर है। हमने कहा फिर? डॉक्टर ने कहा है सिर्फ 1.5 महीने या 2 महीने का समय है अधिकतम, इससे ज़्यादा समय नहीं है। हमने पूछा अब आपका क्या भाव है? महाराज श्री एक प्लाट है, हम सोच रहे हैं इसी मंदिर जी को दान दे दें। तो हमने अध्यक्ष मंत्री को बुला लिया। हमने कहा भाई इनका कुछ भाव में निर्मलता है और आप इसको स्वीकार कर लो। बोले एक प्लाट है हमारा गुड़गावा में, उसकी कीमत करीब 22 करोड़ की होगी। हमने कहा ये तो बड़े सौभाग्य की बात है, अगले हफ्ते लड़का आने वाला है, ये प्लाट हम मंदिर के नाम लिख देंगे। समय बुरा आया तो मन बदल गया। 2 दिन बाद वो व्यक्ति फिर आया, महाराज जी अकेले में कुछ बात करनी है। हमने कहा करो।
बोले महाराज जी आपके दर्शन का प्रभाव पड़ा, वो रिपोर्ट किसी और की थी और हमारे हाथ पे आ गई थी। फिर आपका क्या हुआ? महाराज जी हमको कैंसर नहीं है, ये गांठ यहाँ पर थी, डॉक्टर ने बोला है 15 दिन की गोली खाओगे तो ठीक हो जाएगी। हमने कहा बहुत अच्छे, लेकिन वो आप ब्लड के दान की बात कर रहे थे, अब समय बदल गया तो मन बदल गया। अब महाराज जी वो लड़का जो है ना वो रहता है अमेरिका में, उसको आना था, आने वाला था, लेकिन आ नहीं पा रहा है। अब उसके आने बिना होगा नहीं महाराज जी, और फिर समय का कोई भरोसा नहीं कब आ जाए। हमने कहा 2 दिन पहले ये व्यक्ति बहुत धर्मात्मा था, जब इसको पता चला कि जीवन में कैंसर आ गया है तो बहुत अच्छे से धर्म कर रहा था। जैसे ही पता चला कि वो मेरे जीवन में वो आपत्ति नहीं है, तुम्हारा मन फिर पलट गया। समय बदलता है, मन बदल जाता है इंसान का, सैनिकों का नहीं बदलता। कितना भी समय गुजर जाए, एक बार वो भावनाएं मन के अंदर उनके आती हैं, फिर सैनिकों का मन नहीं बदलता, समय बदलता है। और सैनिकों के अकंपित मन के कारण ही हमारा आपका वक्त बदलता है। बंधु, आप कभी हिमालय कंचनजंगा की पावन पवित्र चोटियों को देखिएगा। ऋषि मुनि जिन पे जाकर के योग साधना करना चाहते हैं, साधु परमहंस जानते हैं कि इस हिमालय की गोद में बैठकर के मैं ध्यान करूं, वो हिमालय की बर्फ खून भी मांगती है, लेकिन ऋषि मुनियों का नहीं मांगती, फौजियों का मांगती है। जब पहली बार किसी मिलिट्री के व्हीकल्स में और सैनिक खड़ खड़ करके बंदूक लेकर के जा रहे होते हैं और पहली बार उन वादियों को देखते हैं, तो उनको बताया जाता है इन्हीं वादियों में तुम्हारा खून कभी भी चढ़ा दिया जाएगा। और जब उतरते हैं उस ट्रक से, इस बात के साथ कि दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर वो वादियां हैं, उन वादियों के उस तरफ जिनका स्वरूप, जिनका लक्षण कुछ और है, वो लोग हैं, वो इधर से इधर ना आ जाएं। अब वो सैनिक पैदा हुआ किसी गांव में, निकल करके मातृभूमि की रक्षा के लिए वादियों में खड़ा है। दिन में उजाले में सैनिक की वर्दी बहुत अच्छी लगती है बंधु, रात के अंधेरे में जब अगल बगल कोई ना हो, 20 फुट की दूरी पर दूसरा सैनिक खड़ा हो, बीच में धुंध हो, तो खुद का दिल कांप जाता है। इंसान का कांपता है, सैनिकों का नहीं कांपता, उनका नहीं कांपता। समय बदलता है, लेकिन सिर्फ सैनिक है जिसका मन नहीं बदलता। साधु है, उसका भी मन नहीं बदलता। जब शुरुआत में पूज्य गुरुदेव पोषण कर रहे थे हम लोगों को, घर से हम लोग इस तरफ आए थे, आ रहे थे, आना चाहते थे, धीरे धीरे उठा करके भावनाएं भरी। भावनाएं भरने के बाद गुरुत्वाकर्षण से व्यक्ति इतना खिंचा कि गुरुत्वाकर्षण के कारण अंदर एक संकल्प हुआ कि कैसा भी समय आएगा, ये गुरुत्वाकर्षण हमारे जीवन से कभी खत्म नहीं होगा। आप बताइए, अगर आपके पास आपकी बॉडी में ग्राउंड एंड ग्रेविटी के रूल्स ना लगे, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपके शरीर में काम ना करे, तो तुम्हारी हैसियत क्या है? ऐसा फूंक दें हम तो जा करके पेड़ में लटके मिलोगे। जैसे धरती में गुरुत्वाकर्षण के रूल्स अगर आपके ऊपर ना लगे और फूंक दा कोई, तो फिर पेड़ में लटका मिलेगा। लटकना भी मुश्किल है क्योंकि ग्रेविटी का रूल्स काम नहीं कर रहा, तो कहीं भी उड़ते रहोगे। ऐसे शिष्य भी होता है, इस पे अगर गुरुत्वाकर्षण का रूल काम ना करे तो कोई भी फूंक दे, कोई भी अप्सरा, रंभा, मेनका, उर्वशी आए, थोड़ा सा फूंक दे और साधु उड़ करके किसी पेड़ में टंगा मिले। होता है, चारित्र मोहनी कर्म के उदय आए हैं। माघनंदी जैसे मुनिराज उस चारित्र मोहनी कर्म के उदय में कुम्हारिंग के घर के अंदर घड़ा बनाने की कला सीखने बैठ गए। साधु है,
पिची कमंडल लेकर के संघ का संचालन कर रहा है। गुरुत्वाकर्षण से थोड़ी देर के लिए, अपने गुरु के आकर्षण से थोड़ी देर के लिए मुक्त हुआ। दर्शन मोहिनी के उदय, भगवान के प्रति श्रद्धा तो अगाढ़ है, चारित्र मोहिनी का ऐसा उदय आया कि कुम्हारिन की लड़की पसंद आ गई मुनि को। और उसके बाद कुम्हार कहता है, जब तक घड़ा बनाना नहीं सीखोगे और जब तक मैं देख ना लूँ कि तू घड़ा अच्छे से बनाता है तो मेरी बच्ची का पालन कैसे करेगा? तू घड़ा बनाएगा तब जाकर के कन्या मिलेगी। चारित्र मोहिनी कर्म का उदय आता है। साधु भटक जाते हैं, सैनिक नहीं भटकता बंधु, इस बात की गारंटी है। सैनिक कुछ अलग जबरदस्त चीज है, अलग, बिल्कुल अलग तरीके का उसको तैयार करते हैं। जरा सी बात में उफान नहीं आता उसके ऊपर, जरा सी बात में उफनता नहीं है। क्यों नहीं उफनता? क्योंकि शुरुआत से लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करा करके उसके अंदर धैर्य को इतना भरा जाता है, इतना धैर्यवान है, जरा सी बात में हाथ नहीं उठाएगा। लेकिन एक बार उसने अपने दिमाग में कन्फर्म कर लिया और बंदूक की राइफल एक बार खींच करके तानी है तो फिर गोली चलेगी, ये 100% तय है। उसको यकीन है, उसके यकीन की बलिहारी है, हम जो कर रहे हैं ऑलवेज राइट। उसके धैर्य की बलिहारी है, कितना पेशेंस लेवल है। जरा सी बात में आप रास्ते में कोई सैनिक मिल जाए, आप कभी देखिएगा, थोड़ा बहुत धक्का मार के कुछ हो जाए, क्या साहब जी ठीक है, चलता है, तो मैं गुस्सा नहीं आती, जरा सी बात में नहीं आती। उनको हर टिक टिक पे टंकार करने की मनाही है। जब वो बजते हैं तो 1 घंटे के घंटे जैसा बजते हैं, एक बार बजते हैं, एक बम फेंकते हैं और देश को बहुत देर के लिए सुरक्षित करके खड़े हो जाते हैं। उन सैनिकों के सम्मान में एक कार्यक्रम रखा है जैन समाज ने, जिसका नाम वीरोदय है। वह वीरोदय साधु और सैनिक के बीच का एक ऐसा सेतु है, जिस सेतु पे चढ़ करके आपको साधु की दृष्टि से सैनिक देखना है। सैनिकों की दृष्टि से आप क्या सैनिक देख पाएंगे? साधु की दृष्टि से सैनिक देखिए कि उसका धैर्य कितना गजब का है। आचार्य श्री जी सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा करते हैं। निशंकी, निकंखी, निविदिगिंछा, अमूढ़ दिट्ठीय, उवगुहन, थिदिकर्णम, वच्छल, पहावड़ा, चेदी, ये 8 शब्द हैं। इन 8 शब्दों में सैनिकों के ऊपर गुरुजी जब इस शब्दों को लगाते थे, निशंकीय, निशंक है वो, किस बात के लिए? मुझे जो दायित्व दिए हैं मैं इससे पीछे पीठ कभी नहीं करूंगा, पलट के नहीं देखूंगा। हम पहली बार जब कोंडागांव केसकाल की घाटियों में नक्सलाइट एरिया से पार करके जगदलपुर जा रहे थे, हमने रास्ते में पहली बार फौजियों का वो जुनून देखा। AK-47 राइफल को लेकर के वो ऐसा खड़ा है, सामने देख रहा है, उसका टारगेट है सामने का। मैं बगल से निकला, उस सैनिक ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा कि कौन दिगंबर साधु पीछे कमंडल लेकर के चल रहा है। हम उसके पीछे खड़े होकर के उसको देख रहे हैं और हम सोच रहे हैं इस बात को, अगर ये आगे देख रहा है, पीछे तो देख ही नहीं रहा, पीछे से कोई वार कर दे, जब मैं ही पीछे खड़ा हूं, मैं ही वार कर दूं तो क्या होगा? पलट करके पीछे देखा तो उस सैनिक के प्रोटेक्शन के लिए पीछे एक और सैनिक खड़ा था, जिसकी नजर लगातार हमारे ऊपर थी कि ये हमारे सैनिक को कुछ भी करेगा। ट्रिगर पे हाथ था, हमने देखा, फिर हमने आगे चल के कहा, बच गए विनम्र सागर। क्यों बच गए? क्योंकि हमारे मन में और उन सैनिकों के मन में बहुत अंतर है। वहां पर देश के अंदर और बाहर कोई भी व्यक्ति हो, अगर देश के ऊपर, फौजी के ऊपर कोई आंच आएगी, फिर वो छोड़ते नहीं हैं, बड़ी बनाते हैं, पेयर बनता है। यहाँ तो हस्बैंड वाइफ का बनता है, लेकिन वहाँ पर जब बड़ी का पेयर बनता है तो उसकी जवाबदारी रहती है। 80 किलो के सैनिक अगर घायल हो जाए तो कंधे पे लाद करके उसकी राइफल भी साथ में उठा करके और अपने केंद्र तक पहुँचना उस बड़ी की जवाबदारी रहती है।
वो जो कॉपरेशन वहां पे सीखने मिलता है, ये कॉपरेशन शादी के 7 फेरों पर भी समझ में नहीं आता। शादी के 7 फेरे डाले हैं और पंडित बुलवा रहा है, हाँ संकल्प करो अपने पति के अलावा कहीं नहीं जाएंगे। वो संकल्प भूल जाते हैं। शादी के तीसरे दिन मैरिटल अफेयर्स में फंसी हुई बेटियां मेहंदी तक नहीं उतरती और अपने बॉयफ्रेंड के साथ किसी होटल पे पाई जाती हैं। शादी के चक्र यहाँ पर कॉपरेशन समझ में नहीं आता, लेकिन जब आप किसी फौजी के साथ प्रवेश करते हैं तो उसको पहली चीज गुड कॉपरेशन सिखाया जाता है, स्टार लेवल सिखाया जाता है। अगर अपने से ऊंचे लेवल वाला कोई ऑफिसर है, उसने ऑर्डर दिया है, तो विदाउट हाउ एंड वाई हमने कहा है आपको इम्प्लीमेंट करना है। गुरुजी कहते थे जो सैनिकों के यहाँ चलता है, पुलिस में चलता है, फौज में चलता है, वो अगर संघ में चलने लगे, बड़े महाराज को देख करके छोटे महाराज स्टैंड अप, महाराज कितनी बार, भले हम आपको कहते रिलैक्स, लेकिन आपका काम है स्टैंडिंग पोजीशन। क्यों? 3 स्टार वाले हैं, 2 स्टार वाले हैं, 1 स्टार वाले हैं, लाल पट्टी वाले हैं, काले बेल्ट वाले हैं, काले जूते वाले हैं, सबकी कैटेगरी अलग है। चार्ली है, डेल्टा है, माइक 2 है, माइक 1 है, माइक 3 है, माइक 4 है, अल्फा है, सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है, सब अलग अलग दिखते हैं। गुरुजी कहते थे इस बात को कि जितना मिलिट्री में रूल्स फॉलो अप होता है, इतना मिलिट्री रूल्स फॉलो अप संघ में हो जाए तो संघ में भी होता है। समय बदलता है, मन बदल जाता है। सैनिक का मन नहीं बदलता, साधु का मन बदल जाता। मुझे याद है बहुत अच्छे से, हम लोग नेमावर में थे, रामटेक में थे हम लोग। आचार्य सिंह जी ने उसी वक्त एक संचय काल की व्यवस्था करी। आचार्य सिंह जी ने कहा कि 11:30 बजे आप लोग भक्ति में आते हैं, 11:25 में आपको अपना कमरा छोड़ देना है। 11:25 में अपना कमरा छोड़ देना है। 5 मिनट आपको इसी हॉल पे आकर के समय से पहले खड़े हो जाना है। खड़े होने का मतलब संचय काल, अभी हम सबको इकट्ठा कर रहे हैं। हर हाल में 11:30 में हर आदमी, हर साधु को इस हॉल पे आकर के खड़े हो जाना है और उसके बाद अपनी भक्ति करनी है। मैं 11:30 में मुड़ूं तो मुझे किसी साधु के लिए इंतजार ना करना पड़े। तो गुरुजी ने संचय काल की व्यवस्था करी। संचय काल की व्यवस्था में एक दिन हुआ, हम लोग ने 2-3 दिन में संचय काल सीखा। तीसरे दिन हम सब आ गए। पूज्य गुरुदेव समय सागर जी महाराज, उनको पेट में कुछ गड़बड़ होगी तो वो जंगल जाना पड़ा। तो वो एग्जैक्ट टाइम पे 11:29 पे वो अपने हॉल में जब प्रवेश कर रहे थे, उसके 4 मिनट पहले हम सब लोग आकर के अपने स्थान पर शांति से बैठ गए। बहुत पिन ड्रॉप साइलेंट था, क्योंकि गुरुदेव हम लोग को देख के मुस्कुरा रहे थे, शांत बैठे थे। महाराज जी आए, आने पर पीछे के कुछ साधु उठे, आगे के कुछ साधु बस आइए। आचार्य सिंह जी ने एक चुटकी बजाई और एक इशारा किया। एक चुटकी और एक इशारे में पूरे संघ के साधु समय सागर जी महाराज जी के बाद से योग सागर जी महाराज जी तक एक चुटकी में खड़े हो गए। खड़े होकर के कहते हैं, जैसे खड़े हो गए और फिर बैठे, तब आचार्य सिंह बोलते हैं, बड़े साधु का प्रोटोकॉल आप लोगों को याद होना चाहिए। उनके सम्मान में अगर खड़े नहीं होंगे, आपकी विनय कैसी मानी जाएगी। उस दिन समझ में आया कि आचार्य सिंह जी किसी भी तरीके से अपने शिष्य को अनुशासित रहना सिखाते हैं। समय आता है, मन बदल जाता है, साधुओं का भी, सैनिकों का नहीं बदलता। इस तरीके से भारत के सैनिक खड़े किए जाते हैं। गजब की सामर्थ्य वाली वो चीज है। फौज की वर्दी जोकर की वर्दी नहीं है। जानू के लिए जान देना और देश के लिए जान देने में बहुत अंतर होता है। आप सुबह से लेकर शाम तक मरते हैं, किसके लिए मरते हैं? पत्नी के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए। ये सब आपकी जानू में शामिल हैं। जानू का मतलब सिर्फ पत्नी मत ले लीजिएगा, आपकी बच्ची का नाम भी जानू हो सकता है, आपके लड़के को भी जानू कह सकते हैं, आप अपने पिता को भी जानू कह सकते हैं। परिवार के लिए मरना सरल बात है, लेकिन वो निकलते हैं अपने घर से,
उनके पिता एक बार चढ़ा देते हैं टीका फौज में। पिता एक बार गले से मिलता, बोलता है देश के काम आना, लौट के मत आना, देश के काम आना। माँ अंदर रोती है, पिता खून भरता है, फौज में शामिल होते हैं। 1 इंच से चूकता है, उससे पूछो कितना दर्द होता है, 1 इंच से। और सिलेक्शन होकर के जब बीएसएफ की पट्टी लगती है, जब बलिदान परमो धर्म की पट्टी लगती है, जब पैराट्रूपर्स कमांडोस, ब्लैक कैट कमांडोस की पट्टियां लगती हैं, जब उनको उनकी राइफल्स मिलती हैं, मैगजीन्स मिलती हैं, जब 8 किलो 10 किलो की वर्दी मिलती है, अंदर पूरे वेपन्स मिलते हैं, जब वो तैयार खड़ा होता है, उस वक्त वो जैसे एक बंदूक की गोली 80 प्रकार के टेस्ट से गुजरती है, ऐसे वो हजारों टेस्टों से गुजर करके वेल कैपेसिटी और कैपेबल होकर के खड़ा होता है। तब एक फौजी तैयार होकर के सेना में, आर्मी में शामिल होता। शामिल होने के बाद बलिदान परमो धर्म की कहानी रोज सिखाई जाती है। लड़ाई हो, झगड़ा हो, नहीं हो, मार ड्रिल होती रहती हैं। बम के गोले, सायरन्स रात में दिन के उजाले में फूटते रहते हैं। पूरा बायोलॉजिकल क्लॉक उनका डिस्टर्ब कर दिया जाता है। 9 बजे रात को सोने वाले सुबह 6 बजे उठने वालों, रात को 1:30 बजे कभी सुलाया जाता है, कभी दिन के 1 बजे सोने के लिए 1 घंटे का मौका देते हैं। और 100% कंट्रोल्ड के साथ जब तैयार हो जाते हैं, ऐसे बच्चों को कारगिल फतह करने के लिए भेजा जाता है। जाओ, अब तुम्हें कारगिल जीत करके आना है। उनका सामने का खड़े होने का जो अंदाज होता है, उनके अंदर जो अंदर का विल पावर होता है, जब तक हमारे हाथ में होते हैं तब तक तो नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो सैनिक बटालियन में शामिल होता है, उसकी ट्रेनिंग बदल दी जाती है, उसका पूरा मेंटल मैप बदल दिया जाता है। एक चीज़ दिखाई देती है, परिवार रहे ना रहे, ये पूरा देश रहना चाहिए। हम दिल्ली में, हम बेंगलोर में, हम इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में, कन्याकुमारी में रह करके अपने घर के अंदर दिवाली करते हैं, अपने अंदर होली मनाते हैं। वो वहाँ पर खून की होलियाँ खेल रहे होते हैं। एक 9 mm की गोली निकलती है, छाती में यहाँ पे घुसेगी तो पीछे इतना बड़ा छेद करके बाहर फट के निकलती है। सैनिकों की वो फोटोग्राफ्स आपने कभी देखे नहीं है, जिन फोटोग्राफ्स में सैनिक नीचे तो पूरा फ्रेश है और ऊपर उसकी खोपड़ी यहीं से ऐसी आधी खुली पड़ी हुई है, और वहीं से भल भला के खून पूरे के पूरे बर्फ में फैला हुआ है। किसका शिकार हुआ? जिनको दूर खड़े होकर के आतंकवादी, वो उस तरफ के लोग, यहाँ पर जिनको मारने में सुकून मिलता है। 22 साल का लड़का, 20 साल का लड़का, 24 साल का लड़का, 26 साल का लड़का। माँ सोच रही थी कि अभी जवान बच्चा है, बनिया बन जाता, अच्छा पैसा कमाता तो BMW में घूमता, लेकिन पिता ने उसको फौज की राइफल दी और वो वहाँ पे जाकर के खड़ा हो गया। खड़े होकर के 22 साल की उम्र में फटे सिर वाले को फिर वापस उठाया जाता है, पूरे सम्मान के साथ तिरंगे में लपेट करके। वो जब दाह संस्कार को प्राप्त होता है, तब भारत माँ की आत्मा भी रोती है कि मेरे सपूत मेरे लिए कितनी मेहनत करते हैं। वो सैनिक अजीब अद्भुत चीज है। और सम्मान किस लिए क्यों कर रहे हैं? महाराज पैसा तो देते हैं, पैसा तो आप अपने पिता को भी देते हैं, लेकिन उसके बाद भी आचार्य श्री जी कहते थे, अगर आप अपने सहयोगी कारण को समझ नहीं पाएंगे, सहयोगी कारण की आप कीमत नहीं कर पाएंगे, कभी भी इस तरीके का कोई आपको सहयोग देगा नहीं। आज जैन समाज में सबसे कम सैनिकों का समावेश है। जाट रेजिमेंट को देखिए, ठाकुरों में देखिए, सिखों में देखिए, गोरखाओं में देखिए, पैदा होते साथ ही घर में जुनून रहता है। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि घर से निकलने का एकमात्र कारण फौज ही रहती है, कि बस फौज में जाना है, इस चक्कर में घर से बाहर निकलने मिलता है, और बाहर जाकर के वो अपने आप को इतना अपडेट करते हैं। आज पूरे विश्व की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य क्षमता वाला देश है भारत, सबसे बड़ी सैन्य क्षमता वाला। हमारे यहाँ के कमांडोज अमेरिका के नेवी सील कमांडोज से भी ऊपर खड़े हुए हैं। हमारे यहाँ के एक पूरी रेजिमेंट ऐसी है
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को भी नहीं पता कि इस कंपनी में कितने कमांडो हैं। वो तब काम करते हैं जब देश को वास्तविक उनकी आवश्यकता होती है। हो सकता है आपके बीच में भी कोई बैठा हो, लेकिन वो काम तब करेगा जब उनके बॉस के ऑर्डर्स आएंगे। फिर वो किसी को नहीं देखता, किसी की नहीं सुनता, ना अपने ना पराये के भेद से ऊपर। जैसे आगम ग्रंथों में कारिका लिखी हो, जीवे मरणे लाहा लाहे संयोगे विप्प योगे या बंधुरिसु दुखादो समता सामायम नाम। ये गाथा साधु के लिए लिखी और प्रयोग सैनिक करते हैं। जीवे मरणे लाहा लाहे, जीवन हो मृत्यु हो, लाभ हो अलाभ हो, हमारा शरीर छूटता है छूट जाए और हमारा शरीर बचता है तो बच जाए। जीवे मरणे लाहा लाहे संयोगे विप्प योगे। अगर हमको मेडल मिले तो ठीक बात, और अगर हमारा इस धरती पे वियोग हो जाए तो भी ठीक बात। दोनों में कितनी तटस्थता है उसके मस्तिष्क पे, कितना तटस्थ है वो। जीवे मरणे लाहा लाहे संयोगे विप्प योगे बंधुरिसु दुखादो। सुख में और दुख में। यहाँ तो शाम को समोसा ना मिले या दिन में समोसा ना मिले तो दिमाग खराब है। बोले क्या हुआ? सुबह की चाय नहीं मिली। सुबह की चाय नहीं मिली तो फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। एक सड़ा सा गुटखा खाने नहीं मिला तो तुमको सोच नहीं हो रही है ना। एडिक्शन में है आप, एडिक्ट में है। वो एडिक्ट फ्री लाइफ है। 27 घंटे से पेट में डालने के लिए कुछ भी नहीं किया मिला है। पिछले 13 घंटों से एक पोजीशन पे, स्टैंडिंग पोजीशन में चुपचाप खड़ा। इतनी देर साधु 2.5 घंटे समाइक में खड़ा नहीं हो पाता। सैनिक 13 घंटे 30 किलो वर्दी का वजन लेकर के चुपचाप खड़े हैं। आंखों में वो जलवा दिखाई देता है और जलवा दिखा करके बस एक भावना रहती है, बलिदान परमो धर्म। वो गाते हैं 24 घंटे। उनको ये तू तक तूतिया वाले गाने ये तो अंदर रहने वाले लोग सुनते हैं, वहां पे नहीं सुनाए जाते। वहां पे गाने कुछ और हैं। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन के गाने चलते। वंदे मातरम सुबह से लेकर शाम तक दिमाग में गूंजता है। उनके गर्म खून की बदौलत तुम एसी में रहते हो। उनके गर्म खून की बदौलत -43 टेम्परेचर में उसका गर्म खून है। उसके गर्म खून में तुम्हारा खून शामिल है। वो तुम्हारे लिए सहकारी कारण है, सहयोगी कारण है। कल्पना करिए, ये यहीं से थोड़ी दूर पंजाब है, पाकिस्तान की बॉर्डर लगी हुई है। भारतीय सेना, माननीय रक्षा मंत्री जी वहाँ से चुपचाप 5 दिन की छुट्टी में चले जाएं। आपको लगता है कि आसपास में सब ठीक रहेगा? जब इतना कसा हुआ लोग वहाँ पर खड़े रहते हैं, उसके बाद दिल्ली के चांदनी चौक में कोई अगर आपकी मारुति वैन के अंदर या कार के अंदर RDX डाल करके ब्लास्ट कर देता है, इसमें जवाबदार हैं वो गद्दार जो हमारे देश के अंदर रह करके और देश से वादा खिलाफी करते हैं। हम कल सम्मान करने जा रहे हैं उन वफादारों का, जिन वफादारों ने देश के साधु, देश के धर्म, हर व्यक्ति का कर्तव्य है, हर समाज का कर्तव्य है वीरोदय जैसे कार्यक्रम अपनी समाज की अगुवाई में आयोजित करने का। हर समाज का फर्ज बनता है, हर साधु का फर्ज बनता है कि वो एक कार्यक्रम, समाज का पैसा ऐसी जगह लगाए कि जिससे देश के और साधुओं के बीच में एक समावेश हो। आज हमारे साथ करीब 300 से ऊपर सैनिक परिवार ऐसे हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से। जब 2 साल पहले इस कार्यक्रम को, आज ये कार्यक्रम का 4था-5वां साल है, हम जब इंदौर में इस कार्यक्रम को कर रहे थे और जब इंदौर के पास महू बटालियन में पता चला कि विनम्र सागर जी महाराज इंदौर में आ रहे हैं, तो हमारे संतोष शर्मा जी जो उस बटालियन के प्रमुख थे, उनने कहा कि विनम्र सागर जी महाराज आ रहे हैं, फौजियों के बीच में जलवा देखिएगा। विनम्र सागर जी महाराज आ रहे हैं, संडे को प्रवेश है, संडे को छुट्टी थी। 130 से ऊपर फौजी अब बिना किसी बुलावे के हमारे उस जुलूस को प्रोटेक्ट करने के लिए आ गए और जनता इंदौर की इतनी जबरदस्त तरीके से अगवाई कर रही थी, घेर रही थी। संतोष जी को लगा कि हमारे गुरुजी परेशान हो रहे हैं। उन्होंने बटालियन को इशारे में ऑर्डर किया
और बटालियन ने पूरा का पूरा ऐसा एक अंदर से सर्किल बना दिया, आप सिर्फ हमारे गुरुजी का दर्शन कर सकते हैं, छू नहीं सकते। किसी ने बाद में, किसी को बड़े आदमी थे उनको आने नहीं मिला, तो उन्होंने स्टेटमेंट पेपर में जारी किया कि साधु को सैनिकों की क्या जरूरत है। अरे साधु और सैनिकों के फाउंडेशन के कारण ही तो ये देश और धर्म दोनों सुरक्षित है। बाद में उनको इस बात का एहसास हुआ कि ये सैनिक महाराज जी से पूर्व के परिचित हैं, कोई पेबल नहीं है, पेड कर्मचारी नहीं है कि हमने पैसा देकर के बुलाया, वो भक्ति के कारण हमारे पास आए, पूरा मैनेज किया। हम ही ने संतोष जी को इशारे से कहा ये इंदौर की जनता है, थोड़ा इनको भी आने दीजिए। तो उन्होंने इंस्ट्रक्शन देकर के सिर्फ 2 आदमी अलग किए सामने के, और जो 2 आदमी अलग किए वहां से वो पास तक आते थे। ऐसा वीआईपी प्रोटोकॉल बनाया, पूरे रास्ते पे लोगों ने देखा और लोगों ने कहा कि दुनिया भाड़े के टट्टुओं से अगवानी करवाती थी और यहां पर फौजी आकर के साधु की अगवानी करके चले गए। किसी बैंड वाले को बुझाना साधु की अगवानी में, किसी झांकी वाले को बुलाना। यहां पर आया तो मुझे समझ में आया, हर चीज की झांकी होती है। यहां पर थोड़ी दूर में कौन से गांव के हैं वो झांकी वाले? बड़ौत के। बड़ौत में एक झांकी का काम करने वाला व्यक्ति है, वहां हमारे पास आए, हमसे कहा महाराज जी हम झांकियां लगाते हैं। अरे हमने कहा हम लोगों की झांकी मिटाते हैं, तुम झांकी लगाते हो, दोनों में बहुत अंतर है। अरे बोले नहीं महाराज जी हम सम्मेद शिखर जी की, गिरनार जी की झांकी बनाते हैं। अरे कहना हमारा काम तो लोगों के दिमाग में बनी झांकी मिटाने का है। फिर उन्होंने कहा महाराज जी कभी काम हो तो बताइएगा। तो लोग झांकी से इंप्रेशन डालते हैं। वे फौजी, आपने गिने चुनी जगह आप देखेंगे उन फौजियों को कि वो साधु के साथ बिना बुलाए खड़े हों। इसका एकमात्र कारण है कि साधुओं का फौजियों के साथ संपर्क इतना जबरदस्त हो गया, आज फौजी भी जैन मुनि की कीमत समझता है। हम भी समझते हैं क्योंकि हमारे गुरुजी समझते हैं। हमारे गुरुजी ने कहा है कि बंदूक की जो गोली होती है वो हिंसा मुक्त होती है। सैनिक कभी भी संकल्पी हिंसा के साथ गोली नहीं चलाता, वो विरोधी हिंसा के साथ गोली चलाता है। तुमने हमारे देश में आक्रमण किया है, अब हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। उस सैनिक को पता रहता है कि ये अपनी धरती में तैयारी कर रहे हैं। तो फिर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू जी, ये सब मिलकर के जब प्लान करते हैं तो फिर स्ट्राइक होती है जिसको आप कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक। वो सर्जिकल स्ट्राइक भी स्टैंडर्ड वाली होती है, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक, इस तरीके से दिमाग को व्यवस्थित रखते हुए जब हवाई जहाज के बेड़े दूसरे हवाई जहाज से 10-5 मीटर की दूरी पर उड़ते हैं, तब उसमें एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ का दिमाग का कॉम्बिनेशन देखने लायक रहता है। क्या गजब का तालमेल है। ये तालमेल अगर घर में आ जाए तो कल्पना करिए, छोटे भाई और बड़े भाई में इस बात का तालमेल आ जाए, पति पत्नी में इस बात का तालमेल आ जाए, गुरु शिष्य के बीच में इस तरीके का तालमेल आ जाए, तो सोचिए देश का क्या कमाल होगा। लेकिन हम कितनी भी अच्छी बात करें वो तालमेल नहीं ला पाते। वो 10-10 हेलीकॉप्टर एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक करके चलाते हैं। रडार में सिर्फ एक हेलीकॉप्टर डिटेक्ट होता है और एक हेलीकॉप्टर को बचाने के लिए 2 भेजे जाते हैं। जब तक 10 हेलीकॉप्टर दुश्मन के क्षेत्र के अंदर 200 किलोमीटर अंदर घुस करके कैंप को ध्वस्त करके जब तक तुम समझोगे, तब तक लौट करके हम वापस अपनी सीमा में फतह का जो झंडा गाड़ते हैं। कल आपको उन लोगों को लाइव देखने का मौका मिलेगा, आपको देखने का मौका मिलेगा, उन परिवार को देखने का मौका मिलेगा। मैंने हमेशा कहा है इस बात को कि सैनिक तो मातृभूमि के लिए बलिदान हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर जुनून है। गोली खा करके मरना 1 घंटे का काम है, लेकिन मरे हुए व्यक्ति के बाद उसका परिवार रोज मरता है, सुबह मरता है, शाम मरता है। जवान बेटियां हैं, 2 बेटियां हैं, अब उस बेटी की शादी कौन करेगा, उस बेटी को पढ़ाएगा कौन? उस महिला रात की अंधेरे में बगल में हाथ जाता होगा, बिस्तर खाली देखती होगी, फिर सामने पति की फौज की फोटो देखती होगी, उस पर चढ़ी हुई माला देखती होगी। उसके आंसुओं की कहानी भी कल आपको देखने मिलेगी। आपको देखने मिलेगा कि एक महिला फौजी से बड़ा हौसला लेकर के, शेरनी जैसा हौसला लेकर के
वीर वधू बनना पसंद करती है, दूसरी शादी कराना पसंद नहीं करती। ये सिविलियंस में ना चलेगा। ये जो हम आप है ना, हमारे घर में आपके यहाँ अगर 26 साल की कोई लड़की विधवा हो जाए तो आप क्या करेंगे? महाराज सास ससुर ने खुद ही मिलकर के उसकी दूसरी शादी करा दी, उससे नहीं सदी तो तीसरी शादी करा दी। लेकिन एक फौजी की जब वीर वधू तैयार होती है, वो भी फौजी से कम नहीं होती। जवानी में शरीर 100 इच्छाएं करता है और वीर वधू 100 इच्छाएं दबा करके अपने फौजी की फोटो को सीने से लगा के चुपचाप सो जाती है। उस देश की बलिदानी महिला, उस वीर वधू को कल आपको देखने का मंच में मौका मिलेगा, यूट्यूब पर लाइव देखने मिलेगा। पारस जिनवाड़ी, आदिनाथ चैनल्स, ये सब वहां पर लाइव खड़े होंगे और एक गौरवशाली इतिहास को हम देश को दिखा रहे होंगे कि दिल्ली की यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड से माननीय राजनाथ सिंह जी की उपस्थिति में रक्षा मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, कोई छोटी हस्ती नहीं है भारत का रक्षा मंत्री, वो पद है जिस पद पर तीनों सेनाओं के अधिपति जब हमारे बीच में 1-1.5-2 घंटे के लिए होंगे, वो ऑफ टाइम में कुछ भी हो, लेकिन रक्षा मंत्री जब रक्षा मंत्री की सीट पर बैठते हैं, उनके लिए भी देश और संस्कृति को बचाना मुख्य रहता है। एक एक मिनट कीमती है, उस एक एक कीमती मिनट में उन्होंने अपने 2-2.5-3 घंटे हम सबके बीच में जो दिए हैं, उनका हमको सही तरीके से सदुपयोग करना है। ये भी एक हमारी बहुत बड़ी जवाबदारी है। हमारे छोटे से निमंत्रण पर, इस छोटे से कार्यक्रम पे माननीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी ने जो आने का एक अपना सद्भाव हम सबके बीच में प्रेषित किया, पूरी की पूरी जैन समाज इस बात के लिए उनका आभार व्यक्त करती है। गजब का काम है। हम मंदिर आते हैं, पूजा करते हैं, भगवान की वंदना करते हैं, लेकिन आपने कभी अपने परिवार की ओर से सैनिक वेलफेयर सोसाइटी में कोई दान नहीं दिया होगा? मुझे पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है तुमने कभी 10 रुपए भी नहीं दिए होंगे वेलफेयर सोसाइटी में। उस वेलफेयर सोसाइटी में महाराज किसी ने बताया नहीं, जबकि बहुत सारे ऐसे पोर्टल हैं जिसमें आपको बैंक अकाउंट से अटैच करके, अगर पूरे देश की जैन समाज नहीं, पूरा देश, हर आदमी उस पोर्टल पर एवरीडे अगर 10 रुपए भी डालेगा, सिर्फ 10 रुपए डालेगा, तो सैनिकों की विधवाओं के लिए पेंशन, उनके साथ बच्चों की पढ़ाई, उनकी शिक्षण के साथ लाखों नए सैनिक खड़े करने का जज्बा हम खड़ा कर सकते हैं। सही समय पर सहयोग करके, सहयोग की भावना हमारे मन के अंदर हो, पोर्टल पता हो और उसमें अगर हम अपने आप को जोड़ दिया जाए, तब जाकर के इसका आनंद आता है। हम आत्मा की बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं, पूजा की बात करते हैं, क्षमा धैर्य की बात करते हैं। आज हम शौर्य की बात कर रहे हैं, बलिदान की बात कर रहे हैं, और उनके साथ उस निशंकपने की बात कर रहे हैं। जैसे आप फटे पुराने कपड़े को उठा करके फेंक देते हैं, उनके मन के अंदर हौसला रहता है कि फटे पुराने शरीर को चीथड़ा समझ करके फेंक देना और उसके बाद मातृभूमि की रक्षा करने के लिए आगे निकल जाना। जब आपके बीच में योगेंद्र सिंह यादव, जब आपके बीच में संजय सिंह जैसे परमवीर चक्र विजेता मिलेंगे, उनकी छाती में मेडल देखिएगा, तब आपको लगेगा कि छाती इतनी बड़ी नहीं दिख रही जितना बड़ा मेडल दिख रहा है। जब मौका पड़ता है तब छाती अपने आप 56 इंच के सीने में बदलती है, शेर जैसी दहाड़ मारते हैं और सामान्य से दिखने वाले लोग असामान्य काम करते हैं। हमारे यहाँ सूत्र है, सामान्य विशेषात्मकम वस्तु, एक सूत्र है। सूत्र क्या है? सामान्य विशेषात्मकम वस्तु। कोई भी जीव होता है, कोई भी वस्तु होती है, उसका एक सामान्य गुण भी होता है, एक असामान्य गुण भी होता है। सामान्य गुण है, आपके पैर में चोट लगी, आपको प्लास्टर लग गया, डॉक्टर ने कहा 3 महीने तक ये प्लास्टर बंधा रहेगा, हड्डी चकनाचूर हो गई। सामान्य सी बात है ना। अब आप घर में लेटे हैं, लेटे लेटे में पता चले कि एक पागल कुत्ता आपके घर के अंदर घुस करके आपको काटने दौड़ रहा है। जब आपको पता चले कि पागल कुत्ता पीछे काटने दौड़ रहा है, उस वक्त जिसके पैर में प्लास्टर था वो भी 100 कदम जाने की शक्ति अपने अंदर पैदा कर लेता है, दोनों पैर से चलता है। और जब पागल कुत्ता भाग जाता है तब वहीं पे बैठा, भैया दर्द हो रहा है। अरे कक्का, तुम अपने घर से यहाँ तक कैसे आ गए? विशेषात्मकम वस्तु, ये हमारी विशेषता है। अगर हमारे पीछे पागल कुत्ता छोड़ दिया जाए
तो हम अपनी शक्ति से दौड़ना जानते हैं, लेकिन अगर पागल कुत्ता पीछे ना हो तो फिर दौड़ना भी नहीं जानते। फिर हमारे सामान्य गुण दिखाई देते हैं, विशेष नहीं दिखाई देता। अभी भी आपके विशेष गुण दिखाई देते हैं संसार में। विशेष गुण क्या है? हमारा बच्चा दौड़ रहा है, पागल कुत्ते को धुरंधर मूवी का चस्का चढ़ा है। कहाँ दौड़ रहा है? हमको एयर होस्टेस बनना है। एयर होस्टेस बनने वाली कुछ बच्चियां होती हैं, उनके मन के अंदर एक ही जुनून है, बस घुटने से ऊपर तक का नीचे का कपड़ा पहन करके एयर होस्टेस बन करके हम एयर होस्टेस बनेंगे। जिनको एयर होस्टेस बनने का शौक है वो एयर फोर्स में जाने की कोशिश करे तो जबरदस्त चीज होगी। एयर सब तो दोनों तरफ लगा है, होस्टेज की जगह फोर्स में जाने की सोचिए, बंदूक उठाने की सोचिए। जाटों के यहाँ की बेटियां हमने देखी हैं। नागपुर की ओर गुरुजी का विहार हो रहा था और जाटों के घर में जाना हुआ, उन्हीं के यहाँ रुकना हुआ, आहार चर्या उनके घर में ही चौका लगा हुआ था जैन श्रावक का। जाट की 16 साल की बेटी बोलती हमसे आके, बाबा आशीर्वाद दो, हमारा बाप हमको फौज में जाने नहीं देता। हमने कहा क्या बोल रही है? बोले हाँ फौज में जाना है। बोले क्या करेगी फौज में जाके? अरे बोले फाड़ूंगी दुश्मनों को वहां से होके। हमने कहा खून में 16 साल में इतनी गर्मी कहाँ से आई? बोले मेरे 3 भाई फौज में है, मेरी बड़ी बहन फौज में है, बाबा हमको बस फौज में जाने नहीं देते। हमने उनसे कहा इसको जाने क्यों नहीं देते? अरे बोले अबे छोटी छुकरिया है, बड़ी होगी तो छोड़ देंगे। तो वो बोलती है तू बोलो महाराज तो अभी छत से नीचे कूद के दिखाऊं। हमने कहा खून में वो चीज शामिल है जैसे तुम्हारे खून में पैसा शामिल है। बचपन से पैदा होते साथ ही तुम्हारा बच्चा मंगलसूत्र में हाथ मारता है। तुम्हारे बच्चे को 1 रुपए का सिक्का दे दो तो वो मुट्ठी खोलाए नहीं खोलता। ऐसे कुछ लोग हैं, उनके हाथ में बंदूक दे दो तो मुट्ठी पकड़ लेते हैं, वो फौजी बनते हैं, अलग तरीके के खून वाले होते हैं। आपको कल देखने मिलेगा, लाइव शो देखने मिलेगा। जब आप किसी प्रशासनिक संस्थानों से, मिलिट्री फोर्स के कैंट एरिया से, कंटोनमेंट एरिया से गुजर रहे होते हैं, फौजी खड़ा होता है तो गेट के बाहर से देखने की इच्छा होती है। क्या होती है? एक बार तो देखे कि अंदर का माहौल कैसा है, रोडें कितनी साफ हैं, ग्रीनरी कितनी प्यारी है, कैसे मकान में रहते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ मिलिट्री आर्मीज के फोर्सेस हैं, कहाँ पर उनकी और सामान है। आपको अंदर जाने नहीं मिलता। कई जगह तो कंटोनमेंट एरिया में, कैंट एरिया में पहले से बता दिया जाता है सिविलियंस भी हैं, खड़े नहीं हो सकते, चलते चलते जो दिख जाए। और उस पर भी अंदर गेट के अंदर एक ग्रीन नेट लगा दी जाती है कि सिर्फ गाड़ियाँ आएंगी जाएंगी तभी समझ में आएगा। आपकी इच्छा तो होती है अंदर जाने की, लेकिन वो फिल्म सिर्फ जिगर वालों के लिए है, कमजोर दिल वालों के लिए फौज की वर्दी नहीं है। अगर हम इस बात को समझें और हम समझ पाए कि जो काम हम नहीं कर सकते हैं वो हमारे लिए कोई और कर रहा है। जो तुम्हारी कोख से जो बच्चा पैदा नहीं हुआ, जो तुम फौजी बना सकती, मुनि बना सकती, तुमने सिर्फ बनिया पैदा किया। अगर सिर्फ तुमने बनिया ही पैदा किया है, ना तुम्हारे घर में मुनि बना है ना फौजी बना है, तो फिर उस फौजियों के सम्मान समारोह में शामिल होइएगा। एक बार देखिएगा, देखने पर आपको लगेगा कि ये वीरोदय वास्तव में वीरोदय है। जब पहली बार खजुराहो में किया था, मनोज मुंसिर जी को बुलाया था, उनकी कविताओं के काव्य पाठ ने लोगों को आनंद विभोर कर दिया था। उसके बाद हर चातुर्मास में यह कार्यक्रम लगातार बदस्तूर हमारा जारी रहा। एक कार्यक्रम मैं जरूर करता हूँ सैनिक सम्मान समारोह का। दूसरा भी एक कार्यक्रम मुझे बहुत पसंद है, जिसको जनता पसंद कई बार करती है, कई बार लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, लेकिन परिचय सम्मेलन भी मुझे बहुत पसंद है। परिचय सम्मेलन, युवक युवती परिचय सम्मेलन, हम जहाँ जाते हैं हम चाहते हैं कि एक बार मुनि महाराज के सानिध्य में भी एक जबरदस्त परिचय सम्मेलन होना चाहिए। आपके नगर में भी चातुर्मास चल रहे हो, अच्छे साधु का चातुर्मास चल रहा हो, तो साधु के सानिध्य में एक परिचय सम्मेलन कराइए, जिससे जवान बेटियों को, टैलेंटेड बच्चियों को मंच मिलता है, जवान लड़कों को एक अच्छा जीवन साथी मिलता है, और इससे हमारे धर्म के प्रवाह को प्रवाहित करने के लिए सही माहौल मिलता है। जब बड़े घर की बेटियां कहती हैं कि जैन समाज में बच्चे हैं ही कहाँ, ये शब्द कहकर के जब वो अन्य मत के बच्चों के साथ, निम्न कुल के बच्चों के साथ विवाह करके दूसरे घर में जाती हैं, जब हम किसी परिचय सम्मेलन को करते हैं
और जब सेलेक्टेड लोगों को हम उस प्लेटफॉर्म पर खड़ा करते हैं तो बड़े से बड़ा वीआईपी आकर के उस परिचय सम्मेलन को देखता है कि हमारे घर की बेटी कौन से बड़े घर में जा सके। इसके पीछे का सिर्फ गुरुदेव का एक हाइको मेरे दिमाग में हमेशा रहा, जब पूज्य गुरुवर ने हम सब से कहा, धर्म प्रवाह प्रवाहित हुआ क्या बिना विवाह। बिना विवाह के धर्म प्रवाह प्रवाहित नहीं हो सकता। तो धर्म के प्रवाह को प्रवाहित रखने के लिए विवाह आवश्यक तत्व है। विवाह हमारे यहाँ वासना भी है और पुरुषार्थ भी है। धर्म के साथ किया जाए तो उस पुरुषार्थ के साथ तीर्थंकर भी पैदा होते हैं, और अगर वासना के साथ किया जाए तो फिर जेलें भी लोगों को मिलती है। दूसरा मेरा एक प्रिय कार्यक्रम वो भी है, लेकिन अभी माहौल है वीरोदय का। 22 और 23 अगस्त है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड है, और आप सबका स्नेहिल आमंत्रण है। फुल एसी हॉल है, 18-20 टेम्परेचर पे आपको 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक बैठने मिलेगा। बीच में आपका ब्रेकफास्ट है, शाम के समय आपके पूरे भोजन की व्यवस्था है। आप सुबह आते हैं तो सुबह भी पूरे भोजन की व्यवस्था लजीज व्यंजनों के साथ है। आप आए, अपनी थाली उठाएं, थाली का आनंद लें। ऐसा भोजन जिसमें बिना किसी आलू प्याज गढ़ंत के आपको शुद्ध सात्विक रसोई खाने का मौका मिलेगा। बहुत दिन हो गए आलू प्याज की दाल बगरी खाते हुए। जब आपको सामान्य दाल लगे कि बिना आलू प्याज के भी इतनी अच्छी बगरती है, तो उसमें भी हम जैनत्व के सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए पूरी भोजनशाला है। पूरे के पूरे 100% इंडियन फूड के साथ वह भोजनशाला भी अपने आप में एक बड़ी खासियत इस बात की है कि उस भोजनशाला में बनने वाली हर चीज ऑर्गेनिक है। इवन आप उसका जो तेल भी यूज कर रहे हैं वो भी हमने ऑर्गेनिक पद्धति से निकलवा करके उसको तैयार किया है। वो भोजनशाला भी एक काबिल तारीफ कन्फर्मेशन के साथ जो बनाई गई चीज है, वो भी देखने लायक है। पूरे परिवार के साथ जितनी ताकत हो आप आइएगा, आपका स्वागत रहेगा। ये वीरोदय का कार्यक्रम दिल्ली के जैन समाज के इतिहास में एक मील का पत्थर हम रखने के लिए जा रहे हैं। जो चूक गया, जिसको लगा कि हम चूक गए, उसको वास्तव में अफसोस होगा कि हम भारत को जोड़ने वाले एक ऐसे सेतु के रूप में वहां पर खड़े थे और हम अपने घर के अंदर छोटे छोटे कर्तव्यों में उलझे रहे। पधारिएगा जरूर। वीरोदय कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं है। आचार्य श्री जी का आशीर्वाद प्रदत्त एक ऐसा कार्यक्रम है। चातुर्मास कमेटी उसको बहुत अच्छे से आयोजित करती है, बिना किसी आपके दान की अपेक्षा के। दान की अपेक्षा बिल्कुल भी नहीं है। मैं नहीं चाहूँगा कि आप किसी प्रकार का इस वीरोदय के कार्यक्रम में दान दें, क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स हमारे पास अपने आप आते हैं। जब पता चलता है कि वीरोदय का कार्यक्रम है, एक व्यक्ति आता है हमसे कहता है, महाराज श्री जितना भी भोजन लगेगा, भोजन की कीमत सिर्फ 11 लाख रुपए की राशि के साथ एक व्यक्ति ने ये सौभाग्य प्राप्त कर लिया। उनके भी हम पुण्य की अनुमोदना करते हैं। ऐसे ही सारे कर्तव्यों को कोई ना कोई स्वीकार कर लेता है और ये कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से संपन्न होता है। पूरा विनम्रवाणी परिवार की 250 से ऊपर की सदस्यों की जो टीम है वो इसको पूरा ऑर्गेनाइज कर रही है। हर आदमी वहाँ पर आकर के अपने कर्तव्यों का आपको लगातार पालन करते हुए मिलेगा। सैनिकों की अनुभूति आपको देखने मिलेगी और एक नए लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा। हम अवसर में आप सबके आमंत्रण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर आप मेरा ये प्रवचन रात में सुन रहे हो और अगर आप ये प्रवचन सुनने के बाद ये तय कर पाएँ कि आप नहीं आ पाएंगे, तो कल YouTube पे लाइव आपको ये कार्यक्रम दिखाई देगा। जिनवाड़ी पारस चैनल पर यह कार्यक्रम आपको लाइव दिखाई देगा। आप इस लाइव कार्यक्रम में भी शामिल होकर के आदिनाथ चैनल पे यह कार्यक्रम बिल्कुल लाइव होगा। आप इस लाइव कार्यक्रम में शामिल होकर के अपनी उपस्थिति, समर्थन और सहयोग दिखाने का प्रयास करिएगा। हम लास्ट में ऑब्जर्वेशन करके परसों फिर आपको एक नए संदेश के साथ मिलने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। शब्द को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।